ओके, सो कल की क्लास में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूनिट है वो स्टार्ट किया था, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिट में हमने पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है प्रेम्बल, वो स्टार्ट किया था डिस्कस करना। प्रेम्बल से जुड़े हुए हमने इम्पोर्टेंटली हिस्टोरिकल क्या-क्या रेलेवेंस है वो डिस्कस किया था। प्रेम्बल हमारा किस तरह से रीड किया जाता है वो हमने देखा था, और प्रेम्बल के थ्रू हमें किन किन चीजों के बारे में पता लगता है कि नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, पावर जो है, अथॉरिटी जो है, उसका सोर्स क्या है हमारे यहाँ पर वी दी पीपल। तो वो सब चीजें हमने बेसिकली देखा था। इनफैक्ट ये भी देखा था कि प्रेम्बल को अडॉप्ट कौन सी डेट को किया गया था, एंड जो ये प्रेम्बल ड्राफ्ट हुआ था, इसका जो बेस था वो किसके ऊपर था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो ऑलरेडी बिफोर हैंड जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही पास करवा दिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से, राइट? और जब हमारा पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो सबसे अंत में हमने प्रेम्बल को ऐड किया था। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इन डिटेल में डिस्कस किया था हमने। एंड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हमने जाना था कि क्या प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? तो पहले के टाइम पर नहीं माना जाता था, बट केशव नंदा भारती केस जो 1973 में हुआ, उसके बाद, उस केस के बाद प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी माना जाता है, और साथ ही साथ प्रेम्बल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसको अमेंड भी किया जा सकता है। इनफैक्ट केशव नंदा भारती केस में ये बोला गया था, जो लार्जेस्ट बेंच जजेस का केस माना जाता है अभी तक का, 13 जजेस का बेंच था, क्योंकि इस केस में कि आप कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रेम्बल कुछ भी अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंक्लूडिंग द प्रेम्बल कुछ भी अमेंड कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे, ठीक है? तो ये सब चीजें हमने देखी थी कल। एंड एक और चीज हमने देखी थी कि प्रेम्बल को आज तक एक ही बारी अमेंड किया गया है थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976, राइट? ठीक है, जहां पर हमने तीन वर्ड्स जो थे वो डाले थे, एड ऑन किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड्स हमने बेसिकली 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू डाले हैं अपने प्रेम्बल में। उसके बाद कभी प्रेम्बल को अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही प्रेम्बल अमेंड हुआ है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने देखना था की वर्ड्स। ऑब्जेक्टिव्स तो हमने देख लिए थे ऑलरेडी, राइट? हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी देख लिया था, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं, अमेंडमेंट हो सकती है या नहीं, कितनी बारी अमेंडमेंट हुई है, ओनली वंस। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। फिर हमें देखना था कि हमारा जो प्रेम्बल है, इसके थ्रू हमें कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर पता लगता है, यानी कि नेचर हमें पता लगता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का है। तो की वर्ड्स इन दी प्रेम्बल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले सॉवरेन। सॉवरेन के बारे में जब भी आप कहीं पर पढ़ो तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है? सॉवरेन के बारे में बेसिकली ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ओके, कि कोई भी उस कंट्री में इंटरफेयर बाहर से नहीं कर सकता, या इंटरनली भी उस चीज को नहीं छेड़ सकता जो कंट्री सॉवरेन होगी। तो इंडिया अगर सॉवरेन है तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया अपने सारे डिसीजंस खुद लेगा, एक्सटर्नल इंटरनल सॉवरेनिटी मेंटेन की जाएगी, कोई भी इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में भी यही हेल्ड हुआ था, क्योंकि सॉवरेन का मतलब ही होता है सुप्रीम या इंडिपेंडेंस। ओके, देन दूसरा जो की वर्ड है
जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था, इट वाज एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976, दैट टू ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इसकी क्या नीड पड़ गई? देखो, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? समाज के हित के लिए सोचना, वेलफेयर ऑफ द पीपल। गांधीयन प्रिंसिपल है ये, कि सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉफिट मोटिव ही नहीं देख सकते, आपको लोगों के हित के लिए भी सोचना पड़ेगा, राइट? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, लोगों का लाइफस्टाइल बेटर हो इस चीज का ट्राई करना पड़ेगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो ये देखना पड़ेगा। तो इस वजह से सोशलिस्ट को हमने प्रेम्बल में ऐड ऑन किया, सो दैट ये एक हमारा मेन फोकस्ड एरिया रहे, कि हमारा जो संविधान है वो यस सोशलिस्ट नेचर का है। हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के थ्रू लोगों के वेलफेयर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? एक्सिलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने क्या किया कि भाई जो हमने ये एड ऑन किया है सोशलिस्ट वर्ड, ये इसीलिए किया है सो दैट गवर्नमेंट जो है वो अपने कंट्रोल में नेशनलाइजेशन के थ्रू चीजों को ले, सो दैट वो जो कह सकते हैं नेशनलाइजेशन के बाद जो वो फील्ड है, एरिया है, वो और बेहतर हो, ठीक है? ताकि प्राइवेट ओनर्स के हाथ में सब चीजें ना जाए। यही डीएस नाकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी हेल्ड किया गया था, कि बेसिक पर्पस जो सोशलिज्म का है वो क्या है भाई? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना लोगों को इन द कंट्री, एंड उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द बर्थ टू दी टिल द टाइम दे डाई। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है कि सोशलिस्ट हमने क्यों बाद में ऐड ऑन किया। सेकुलर, थर्ड क्या है? सेकुलर। अब सेकुलर भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था, ये भी हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड किया है। क्या जरूरत पड़ गई? देखो, वैसे तो सेकुलर जो शब्द है ना आपका, आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही जगह यूज हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का। एक तो प्रेम्बल में, एक आर्टिकल 25 में। यस, जो ये शब्द आप कर रहे हो, ये आपके जो प्रेम्बल में दो ही जगह यूज हुआ है। एक तो आपका प्रेम्बल में यूज हुआ है और एक आर्टिकल 25 में। सेकुलर का मतलब क्या है? कि क्लैरिटी देना कि भाई हमारे कंट्री का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, जो हमारी सरकार है वो रिलीजन से हटकर है। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, एवरी सिटीजन इज अलाउड टू चूज द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस, राइट? ठीक है, फुल फ्रीडम है भाई हमारे यहाँ पर। फंडामेंटल राइट में तो पहले लिखा ही हुआ था, क्योंकि आर्टिकल 25, 26, 27, राइट, 28, ये आपका बेसिकली ऐसा तो है नहीं है कि बाद में एड ऑन किया गया, ये तो पहले से ही एडेड थे ओरिजिनल। लेकिन हमने प्रेम्बल में भी ये शब्द ऐड किया, सो दैट कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ये बताना बहुत जरूरी था लोगों को कि जो स्टेट है वो सारे रिलीजन को इक्वली ही ट्रीट करता है, रिस्पेक्ट करता है भाई, और डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। और जो स्टेट है वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा, किसके साथ? रिलीजन के साथ। जिसको जो करना है करे, जिसको जैसा कोई भी मूर्ति पूजा करनी है मूर्ति पूजा करे, सत्संग करना है सत्संग करे, जिसको जो करना है करे, स्टेट को कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी अपनी श्रद्धा है, अपना उनका मान्यता है। ये चीज 1976 में सेकुलर जो ये शब्द था प्रेम्बल में एड ऑन करके क्लियर कर दिया गया, सो दैट कोई झिकझिक ही ना हो। हाँ, उसके बाद भी होती है, बट स्टिल एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर बात नहीं आती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आपको पता है, सरकार से बढ़कर, ठीक है, सबसे बढ़कर कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो ये सेकुलरिज्म ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में, इसने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 19, 21, 25, 28, 44, यहाँ तक कि 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, आप में से कुछ लोगों ने फैमिली लॉ में कवर किया होगा, ठीक है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आर्टिकल 44 जो एक डीपीएसपी है, आप पढ़ोगे इसको भी डीपीएसपी के टॉपिक में। यहाँ तक कि वो भी आर्टिकल क्या करता है, यही बोलता है कि भाई
पर्सनल लॉ भी क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म्ड होने चाहिए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या उनकी मैरिजेस अलग, क्या उनकी डिवोर्स का कंसेप्ट अलग, एक ही कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। बट ऐसा हो नहीं सकता, पर्सनल लॉज है क्योंकि, राइट, दिक्कत आ जाती है। तो लेकिन स्टिल सेकुलरिज्म अगर हम देखें तो इन सब आर्टिकल्स में सेकुलरिज्म का सीधा सीधा क्या देखने को मिलता है, रेलेवेंस देखने को मिलता है। ओके, इनफैक्ट एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 9 जज बेंच का केस था, जो कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को बेसिक फीचर माना गया, बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। मैंने आपको क्या बोला था, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो केशवानंदा भारती केस में हेल्ड किया गया था और पूछा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया था, हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो सेकुलरिज्म को बेसिक फीचर कब माना गया, कौन से केस में, एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, और भी बहुत से केसेस थे, जैसे एमपी गोपाल कृष्ण नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कोर्ट ने यहाँ पर भी स्टेट किया, सेकुलर स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द एथिस्ट सोसाइटी, विच मीन स्टेट अलाउज एवरी रिलीजन एंड डिसरिस्पेक्ट नन। एथिस्ट का मतलब ये ना कि स्टेट मानता ही नहीं है, पर यहाँ पर ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर तो स्टेट रिस्पेक्ट कर रहा है हर एक रिलीजन को और अलाउ भी कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेकुलर शब्द को बाद में ऐड ऑन किया गया और काफी रेलेवेंस है इस शब्द का भी। नेक्स्ट आता है आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र सबको पता है ना, लोगों की सरकार। डेमोज, ठीक है, क्रेटोस, ये दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, ये कोई नई बात तो नहीं है, हम मानते हैं इस चीज को, ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही था। हर एक इंसान अपना क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव चूज करता है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पर, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट मीन्स हर एक इंसान का एक शेयर है एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो इनडायरेक्ट हो। हम सबका योगदान है इलेक्शंस के थ्रू, चाहे वो इनडायरेक्ट हो। हम डायरेक्टली तो पीएम को वोट नहीं डालते, बट इनडायरेक्टली ही सही, हम उस पार्टी को वोट डालकर जिताते हैं, और उस पार्टी का जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है, उसका जो लीडर होता है उसको पीएम बनाया जाता है। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मोहनलाल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ रायबरेली, यहाँ पर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, डेमोक्रेसी इज द फिलोसफिकल टॉपिक, पता ही है हमें, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, यस। जहां पर लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो भी पता है हमें। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो मेजॉरिटी है लोगों की, उसको भी मेजॉरिटी का ही ट्रीटमेंट मिले। मतलब जब इलेक्शंस की बारी आती है तो ये तो नहीं देखते, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करते, हर एक वो देश का नागरिक वोट डाल सकता है, चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे वो माइनॉरिटी में हो, और एवरी सिटीजन इज इक्वल, ये भी पता है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस्ट पार्ट यही है कि हर एक जो नागरिक होगा वो एक समान है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये भी एक केस हुआ था। कोर्ट ने इसमें भी हेल्ड किया था कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की, कि लोग जागरूक हो, अवेयरनेस ऑफ पीपल, लोगों को पता हो कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है लोग, पब्लिक सब जानती है, वो वाला कंसेप्ट आता है यहाँ पर। क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक फॉर्म में जो सरकार है, वो बिना फेयर इलेक्शन के और बिना लोगों के लिव नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। हर एक 5 साल के बाद लोकतंत्र में ये तो लिखा ही हुआ है कि इलेक्शंस होंगी, अनलेस अंटिल इमरजेंसी वगैरह का वो ना हो, सिचुएशन ना हो। राइट, डेमोक्रेसी क्या है, ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करती है, जो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने को सुनने को हमें मिलते हैं। ओके, तो डेमोक्रेटिक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, याद रखना ये चीज। और लास्ट में आता है आपका रिपब्लिक। क्या पढ़ते हो आप, सोशलिस्ट, इस तरह से ही पढ़ते हो, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसे ही पढ़ा जाता है अभी। राइट, तो रिपब्लिक एंड में आता है, बट रिपब्लिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो स्टेट का हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। रिपब्लिक का मतलब ये होता है वो हेरिडिटरी नहीं होगा, जैसे इंग्लैंड में आपको देखने को मिलता है। राइट, ठीक है, क्वीन के बाद अब किंग, उनके बेटे, ठीक है, आपको देखने को मिलता है। वो यहाँ पर नहीं है,
वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इलेक्शंस होती है प्रेसिडेंट की भी। भले हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि प्रेसिडेंट का बेटा ही अगला प्रेसिडेंट बनेगा। नो, इलेक्शंस होता है। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये कि हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है यहाँ पर कोई। यहाँ पर मोनार्की का रूल नहीं है, यहाँ पर रिपब्लिक का रूल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर रिपब्लिक का रूल है। अब ये तो लास्ट चीज थी जो आपने यहाँ पर कवर की, कि भाई हमारे यहाँ पर हेरिडिटरी रूलर नहीं है लाइक किंग और क्वीन। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द स्टेट है उसकी भी इलेक्शंस की करवाई जाती है 5 साल में, कैसे होती है वो हम सब इन डिटेल ऑब्वियसली प्रेसिडेंट यानी कि यूनियन के टॉपिक में कवर करेंगे आफ्टर फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीस। बट क्लियरली हमें इतना तो आइडिया है कि मोनार्की हमारे यहाँ पर नहीं है, रिपब्लिक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो एज सच तो कुछ नहीं है, जस्ट की फैक्ट्स हैं, प्रेम्बल से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रेम्बल से ही रिलेटेड। जैसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेम्बल से रिलेटेड ही है, ये मिक्स्ड है। तो ये पॉइंट्स हैं सो दैट हमें आइडिया लग जाए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, उनके अपनी राइटिंग में। ही वॉज अ गुड कैलीग्राफर। कैलीग्राफर आपने सुना होगा, जो कैलीग्राफी करते हैं, कर्सिव राइटिंग उनकी बहुत बेहतर होती है, ठीक है। तो उन्होंने लिखा ओरिजिनल कॉपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। अभी भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में सर्वाइव है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स थे, 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल आज के टाइम पर। ये आज के टाइम का ही बता रही हूँ मैं आपको। ओरिजिनली तो आपको पता ही है 8 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल्स को हम अलग से भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 395 थे आर्टिकल्स, लेकिन आज के टाइम पर बढ़ गए हैं। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे। कोई नहीं पूछने वाला कि कितना टाइम लगा था संविधान बनने में। बहुत ही रेपिटेटिव पुराना क्वेश्चन हो गया है, नो बडी इज गोना आस्क यू कि कितना टाइम लगा था। पर स्टिल अपनी ही एक कॉन्फिडेंट, मतलब एक होता है नॉलेज के लिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले 2000 अमेंडमेंट्स हो गई थी अराउंड, ठीक है। preamble ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टार्ट विद वी द पीपल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है, अभी आप आगे पढ़ोगे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट से ही जुड़ा हुआ एक और है कि कौन सा हमने आर्टिकल जो था राइट टू प्रॉपर्टी का वो हटा दिया था, ठीक है। ये आप इन डिटेल बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये तो इतना आप पढ़ सकते हो कि कब अडॉप्ट हुआ, कब उसको इन्फोर्स किया गया, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, चेयरपर्सन थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ये सारा तो आप करोगे। अच्छा, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो हम ये प्रेम्बल में देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रेंच मोटो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने डेफिनेटली नेपोलियन के बारे में सुना होगा, राइट। वहां से ये लिए गए हैं कंसेप्ट, जो आपको ध्यान में रखना है। देखो, सोर्सेस का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक और चीज जो लास्ट में आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, मैंने लास्ट में इसलिए हाईलाइट की हुई है सो दैट आपको एक आइडिया रहे बेसिक, कि किसने क्या बोला है प्रेम्बल को लेकर। बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज आपकी जो हुई हैं, उन्होंने अपने अपने व्यू में प्रेम्बल को लेकर क्या बोला है। जैसे एन ए पालकीवाला ने क्या बोला है, आइडेंटिटी कार्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम्बल जो है बेसिकली, प्रेम्बल जो है बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, जो बहुत टाइम से ड्रीम थी। ये सर कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला है। हॉरोस्कोप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, के एम मुंशी ने बोला है, ठीक है। मतलब कुंडली है भाई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, की टू कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ज्वेल है, गहने की तरह है, ये पंडित ठाकुर दास भार्गवा ने बोला है। की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सर अर्नेस्ट बेकर ने बोला है।
Preamble is the soul of our constitution which lays down the pattern of the political society कि हमारी society politically कैसे चलेगी. ठीक है, solemnly resolved है, and nothing but a revolution can be alter. अगर इसको करना है alter तो आप कर सकते हो, as such कोई दिक्कत नहीं है, but in a proper way. ये CGI जो फॉर्मर थे एम हदायतुल्ला उन्होंने बोला है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये कई बारी भूले भटकर आपको आ जाती है और काफी इजी होती है, बट अगर हमने ना देखी हो, ना पढ़ी हो, तो वहीं पर हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा. एक बारी बता दीजिए, समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ओके, ठीक है. तो ये तो हो गया आपका प्रेम्बल का पार्ट, राइट, कि प्रेम्बल से जुड़े हुए कौन कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए. अब जैसे कि मैंने कहा, आपके ही सिलेबस में प्रेम्बल के बाद डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स का बात किया हुआ है. यूनियन टेरिटरीज जो आर्टिकल्स होते हैं आपके स्टार्टिंग के 1 2 3 4, या फिर आपका सिटीजनशिप जो आपका पार्ट 2 है, ठीक है, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ, तो वो हमने स्किप किया है. ठीक है, बट स्टिल आइडिया रख लेना, पार्ट 1 में पार्ट 2 में है वो, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो पूछते भी नहीं है. आपके सिलेबस में डायरेक्टली पार्ट 3 है जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है. देखो, आपका सिलेबस काफी स्मार्टली उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है, वरना अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इवन यू गाइस नो, कॉन्स्टिट्यूशन में ही पूरा 1 महीना लग जाता है कवर करने में. इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट प्रॉपरली. तो इसलिए वो टॉपिक्स के थ्रू अगर हम करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है कि ये चीजें नहीं करनी, ये करनी है. तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, जो पार्ट 3 ऑफ द ना होगा, इनको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. मैग्ना कार्टा क्या है भाई? इंग्लैंड में ना बिल ऑफ राइट्स आए थे. इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स आए थे. ठीक है, इंग्लैंड में किंग था जिनके सामने बिल ऑफ राइट्स की बात की गई थी कि लोगों ने अपने राइट्स मांगे थे. ठीक है, अपने राइट्स मांगे थे. ठीक है, मतलब मैग्ना कार्टा उनको बोला गया था. यूएसए में भी हुआ था ऐसा. पहले मैं इंग्लैंड की बात करती हूँ कि इंग्लैंड में प्रॉपर तरीके से बिल ऑफ राइट्स का बात किया गया था. ठीक है, एंड वहां पर लोगों ने फंडामेंटल राइट्स बोले थे कि हमें मिलने चाहिए, हमें मिलने चाहिए. तो वहां का जो ऑब्वियसली किंग था, उन्होंने बेसिकली उनको क्या किया, मैग्ना कार्टा बोलते हुए बिल ऑफ राइट्स को लागू किया, जो ऑब्वियसली क्या माने गए, फंडामेंटल राइट्स मांगे. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, काफी पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है. ठीक है, अभी की बात नहीं है, बट हाँ, हमें क्या समझना है कि फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा मतलब इज अ पीस ऑफ पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना पूरे उस डॉक्यूमेंट का कोई वैल्यू नहीं है. ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है. पर वैसे फंडामेंटल राइट्स का जो सोर्स है वो हमारा यूएसए है. वैसे अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स का जो सोर्स है हमारा, कहाँ से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स हमने? यूएसए से. ठीक है, क्योंकि यूएसए में ही फंडामेंटल राइट्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई थी, इतनी इंपॉर्टेंस दी गई थी. तो ये आपको ध्यान में रखना है. अब मैं यूएसए, अमेरिका, इसको इतना एम्फोसाइज क्यों करती हूँ या आपको क्यों सुनने को मिलता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, इवन यूएसए fought for their independence from the Britain rule. यस, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ है. ओके, 1789 के टाइम पीरियड में उनको भी अपनी आजादी तभी मिली है, इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ पर ये सब चीजें लागू की हैं कि उनकी जो ये फ्रीडम है वो वापस से कभी कोई कटेल ना कर पाए. ये चीज ध्यान में रखना है. दो वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना होते हुए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. वहां पर प्रेसिडेंट के पास मेन पावर होता है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट के पास मेन पावर होता है. पर इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड से भी मैं ये बोल रही हूँ, इंग्लैंड पहले उनके ऊपर भी रूल करता था, उन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस पाई है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, कि क्यों अमेरिका इस सब में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों वहां पर राइट्स को लेकर इतना देखने को मिलता है, बिकॉज इवन दे हैव fought
फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड प्रॉपरली उन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। ट्रीटीज के थ्रू उन्होंने भी प्रॉपर तरीके से आजादी पाई थी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर होगी कि अमेरिका के बारे में हम क्यों ऐसे बात करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, हमारे यहाँ के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान की, तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। Presently there are 6 fundamental rights, but in the original constitution there were 7 fundamental rights, right? ठीक है, ये सबने हमें पता है, सुन भी रखा होगा आपने कि भाई जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का था उस टाइम पर कितने राइट्स थे, 7 थे, और अभी कितने हैं, 6 हैं। तो एक कौन सा हटा दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आपका 44th अमेंडमेंट 1978 में हमने क्या किया, बेसिकली हटा दिया। ओके, ये लिखा भी हुआ है मैंने कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हटाया है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, बट बाद में हमें फील हुआ कि भाई प्रॉपर्टी को हम फंडामेंटल राइट बना दिया है, बट लोग प्रॉपर्टी को लेकर फिर ज्यादा ही सेंसिटिव हैं, और सरकार प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी नहीं कर सकती, ना रोड बना सकती है, ना फाटक बना सकती है ट्रेन वगैरह के, ना ही मेट्रो वगैरह आ सकती थी फिर आपकी, ना ही जमीन हो सकती थी, डैम बन सकते थे, क्योंकि लोगों ने तो अपना फंडामेंटल राइट का वायलेशन मानना था उस चीज को। तो इस वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ अब आफ्टर 1978 लीगल राइट बनाते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से, पार्ट से हमने हटा दिया। ठीक है, तो प्रेजेंटली हमारे कितने फंडामेंटल राइट है, 6। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 24 दो ही हैं, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता है, रिट के बारे में बात करेंगे उसके विद इन। आर्टिकल 31 आपको नहीं दिख रहा होगा, वो आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी का, जो हमने क्या किया, हमने यानी कि पार्लियामेंट ने 44th अमेंडमेंट 1978 में हटा दिया और उसको एक लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 300 ए में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ही है आपका, उसमें लीगल राइट की तरह उसको जगह दे दी। लीगल राइट यानी कि भाई आपका राइट है, कोई नहीं मना कर रहा, पर फंडामेंटल राइट नहीं है। सरकार चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, अपने विद इन लेकर उसमें कुछ ना कुछ डेवलप कर सकती है। हाँ, आप ऑब्वियसली क्लेम कर सकते हो कंपनसेशन वगैरह कि मेरी प्रॉपर्टी से मुझे निकाला जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है, बट आप एज अ फंडामेंटल राइट ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो मौलिक अधिकार इन्होंने क्या किया, छीन लिया है, मैं तो सीधा कोर्ट जाऊंगा और वहां पर जाकर इनके अगेंस्ट इशू मतलब रिट लेकर आऊंगा। आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सोच समझकर ही 1978 में बेसिकली ये राइट टू प्रॉपर्टी का जो था इसको हटाया गया, क्योंकि उससे पहले तो जमींदारी सिस्टम ही इतना प्रिवेल कर रहा था, और आपको ये पता है लोग जमींदार जो थे वो कितना वायलेशन कर रहे थे अपने अपने एरियाज में, अपने अपने लैंड्स का, राइट? तो वो चीज रुके, इस वजह से भी एक कारण था कि इसको हमने लीगल राइट बना दिया। आई होप अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे कि इसको लीगल राइट कब बनाया, और लीगल राइट कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू बनाते हुए कौन से आर्टिकल में इसको अलग से डाला गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो ही हो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट से ही जुड़े हुए कुछ और हम फीचर्स की बात कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके अपने फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है भाई, प्रोटेक्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट के पास पावर है, अथॉरिटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है। यस, फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट। अगर ये स्टेटमेंट आएगी तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, नॉट सैक्रोसैंक्ट, ये याद रखना। फंडामेंटल राइट्स आपके एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर भी कटेलमेंट है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपको बोलने का अधिकार दिया है, बट आप ऐसा नहीं है ना कि सड़क पर खड़े होकर गाली गलौज कर सकते हो किसी को भी, है ना? ठीक है, आपको घूमने फिरने का अधिकार दिया है, राइट टू मूव है,
पर ऐसा नहीं ना कि आप जंगल में जाकर जो लोग रहते हैं वहां पर एसटी कम्युनिटी उनको तंग करोगे। सिंपल सी बात है। राइट टू इक्वालिटी आपको दिया है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि जो हम ये वुमेन चिल्ड्रन या एस सी एस टीज के लिए हम प्रिविलेजेस रखते हैं आप उनके अगेंस्ट चले जाओगे। राइट टू लाइफ दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं है ना कि आपको राइट टू डाई मरने का भी अधिकार है। राइट टू सुसाइड तो नहीं है ना, दैट्स अ क्राइम। 309 आईपीसी अटेम्प्ट करना सजा है। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड, और इसको रिस्ट्रिक्ट कौन करता है? पार्लियामेंट। हाँ, रिव्यू कौन करता है? जुडिशरी, डेफिनेटली। पार्लियामेंट का कोई भी काम जो होता है उसके ऊपर रिव्यू किसका माना जाता है? अपनी जुडिशरी का माना जाता है, अपनी जुडिशरी का माना जाता है। और तो और फंडामेंटल राइट्स आपके नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी का टॉपिक है आपके सिलेबस में, उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं उस टाइम पीरियड में, सिवाय दो के। और वो कौन से हैं? आर्टिकल 20 एंड 21। क्या है 20 एंड 21? 21 तो पता होगा आपको, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। 20 भी क्या है आप पढ़ोगे, ठीक है। ओके, जहां पर डबल जियोपार्डी, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये सब चीजें एक्स पोस्ट फैक्टो आपको देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन इनफैक्ट ये भी अनेबल करता है कि जो इंडिविजुअल है, यानी कि हम सब लोग जो हैं, वो राइट का वायलेशन हो रहा है, हम सीधा अनुच्छेद 32 या फिर ऑब्वियसली ये आर्टिकल 32 जो है इसके विद इन, या अगर आपको आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट के पास पावर है उसके विद इन, आप क्या कर सकते हो? सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या फिर अगर हाई कोर्ट जाना है वहां पर भी जा सकते हो। पर सुप्रीम कोर्ट जाने का पावर है आपके पास अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों को छीनेगा। जिसका मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। आप जाकर उनको लागू करवा सकते हैं, कोर्ट में जाकर आप उनको लागू करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स की। डेमोक्रेटिक सिस्टम में फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जरूरी है ताकि बेसिकली एक चेक बना रहे, सरकार अपनी मनमर्जी ना करे भाई, और जो माइनॉरिटी है, वीकर सेक्शन है, उनकी प्रोटेक्शन बनी रहे, इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो इंश्योर रहे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है, शौक से कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे कि प्रेम्बल में हमने देखा, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, रिपब्लिक, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जुडिशियल रिव्यू, ये सब आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माने जाएंगे। इनको आप हटाओगे या हटाने की अमेंड करने की कोशिश करोगे तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये चीज बोली हुई है, काफी केसेस में बोली हुई है कि कोई भी चीज जो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करेगी, वायलेट करेगी, इन्फ्रिंज करेगी, उसको हम नल एंड वॉइड मानेंगे। क्या मानेंगे? नल एंड वॉइड मानेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। यस और नो? Yes, ma'am. ओके, अब आपको, चलो मैंने तो आपको फंडामेंटल राइट सीधा आपको बताया कि आर्टिकल कौन से हैं आपके, 14 से स्टार्ट होंगे, बट 12 और 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जो आर्टिकल है आपका, बेयर एक्ट भी खोलकर, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जब तक हम कर रहे हैं काइंडली अपना बेयर एक्ट अपने साथ ही रखा करें, ठीक है। और जिन जिन आर्टिकल्स के बारे में मैं बीच बीच में मेंशन करूं उनको एक बारी आप रीड जरूर कर लिया करें जब भी आपके पास टाइम हो, ठीक है, वो बहुत जरूरी है ना। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स करो या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी टॉपिक करो, आपको बेयर एक्ट अब अपना रखना पड़ेगा।
जैसे कि अभी मैं आर्टिकल 12 का बात कर रही हूँ, 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हुआ है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट पार्ट 3 को लेकर ही, पार्ट 3 को लेकर ही। अब स्टेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो स्टेट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई लोकल बॉडीज, कोई भी ऐसी चीज जिसको क्या है, अथॉरिटी है रूल्स बनाने की। तो स्टेट की डेफिनेशन दिया हुआ है किसमें? आर्टिकल 12 में। कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेयर एक्ट से आर्टिकल 12 जरूर रीड कर लेना, ना समझ में आए तो डू आस्क मी। उसके बाद आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 13 जो है ना, वो बात करता है कि भाई कोई भी ऐसी चीज जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है, उसको हम नहीं मानेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज है। कोई भी लॉ, यस, आर्टिकल 13 में लॉज को डिफाइन किया हुआ है। बाय लॉज क्या होते हैं? ऑर्डिनेंस। लॉ में हर एक चीज आ जाती है, लॉ में हर एक चीज आ जाती है कि भाई कोई भी ऐसी चीज जो भाई आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा? वीक करेगा, हटाने की कोशिश करेगा, उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, उसको हम नहीं मानेंगे। और आर्टिकल 13 में ही ना कुछ प्रिंसिपल्स की बात की गई है। आर्टिकल 13 में ही ना कुछ प्रिंसिपल्स की बात भी की गई है। आपने कई बार ही सुना होगा कि कोई आप सेक्शन पढ़ते हो, कोई आप आर्टिकल पढ़ते हो, कोई आप लॉ पढ़ते हो, तो वो पूरा लॉ आपको ठीक नहीं लगता। उसका कुछ पार्ट आपको सही लगता है और कुछ आपको गलत लगता है। आपको लगता है कि ये चेंज करना चाहिए, ये आपको लगता है कि ये चीज हटानी चाहिए, ये तो आर्टिकल और सेक्शन में ये वाला पार्ट जो है वो गलत है। तो कोर्ट क्या बोलता है कि पूरे आर्टिकल और पूरे सेक्शन को या पूरे लॉ को हटाने की बजाय हमें सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट को हटाना चाहिए जो गलत है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी या सेवरेबिलिटी, कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपके आर्टिकल 13 में ही दे रखा है, ये आपके आर्टिकल 13 में ही दे रखा है कि भाई कोई भी ऐसी चीज जो कंफ्लिक्ट में है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो तो वॉइड है, इनवैलिड है। पर पूरा का पूरा कानून क्यों इनवैलिड करना? सिर्फ उस पार्ट को हटा दो, अलग कर दो। सेपरेट करने का मतलब तो यही होता है ना, अलग कर दो, राइट? ठीक है, अब पानी में कंकर है, कंकर उठाकर साइड रख दो। पानी को क्यों फेंकना है? उससे क्या होगा? कंकर निकालो, साइड रख दो। तो वो डॉक्ट्राइन जो है ना सेवरेबिलिटी का, वो आर्टिकल 13 में ही हमें देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 13। ठीक है, क्योंकि ये हमें बार बार यही चीज के ऊपर एम्फसाइज करता है कि कोई भी जो राइट्स होंगे जो इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ, मतलब कोई भी ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो वॉइड है, वो इनवैलिड है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार ही बता दीजिए। आई स्टॉप हियर ओनली, क्योंकि इसके बाद आपके आर्टिकल 13 में कुछ और भी डॉक्ट्राइन है जिनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे, राइट? जिनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार ही बताएं। Yes, ma'am. ओके, आई होप आप यहाँ तक एक बारी पढ़ लोगे।